हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्ती में क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको कौन पढ़ा रहा है? अमन सर। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक। तो देखो ध्यान से, हम आज पियेंगे कोको कोला और शिकंजी। आज मैं आपको पिलाने वाला हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन यही तो है, दो चीजों का मिक्सचर। तो सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपने जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी होगी, उसमें क्या होता है, हाई प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज ही होते हैं ना। तो हम गैस क्या है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, वही तो हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड टॉपिक पढ़ते हैं। एक ध्यान से, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हमें पता है कि गैस भी ना डिसॉल्व होते हैं, है ना। एनी गैसेस, वाटर के अंदर और किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम बात मान लो कि जैसे गैसेस हैं, जैसे सी के अंदर जो है ना, ऑक्सीजन, एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। यदि पानी के अंदर गैसेस डिसॉल्व नहीं होंगे, तो समुद्र के अंदर जो मछलियां हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो गैस को तो डिसॉल्व होना पड़ेगा। दैट मीन्स गैसेस डिसॉल्व टू अ स्मॉल एक्सटेंट। क्या बोलोगे? तब थोड़ा सा तो डिसॉल्व होना चाहिए ना। तो डिसॉल्व करता है, कितना डिसॉल्व करता है? 5 to 6 ppm पार्ट्स पर मिलियन इन वाटर, है ना। एक्वेटिक लाइफ को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, नहीं तो वो मर जाएगा ना, मरने नहीं देंगे ना किसी को। तो दैट मीन्स क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। तो ये क्या एग्जांपल है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं किसमें? लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस की बात करते हैं। HCl गैस हो गया, अमोनिया गैस हो गया हमारा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सारे क्या है, डिसॉल्व हो सकते हैं, हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो गैस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे, याद रखना, इजी लिक्विडेबल गैसेस, है ना। तो जैसे सर, आप एक बात बताओ, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी गैसेस ज्यादा सॉल्युबल है और किस चीज पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं? तो वो डिपेंड करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। ये दो चीजों पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड कर रही है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज, है ना, अफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड द टेम्परेचर, है ना, इंपॉर्टेंट है। MCQ में आ सकता है आपके। सॉल्यूशन चैप्टर, फिजिकल चैप्टर से सॉल्यूशंस का चैप्टर जो है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा लेंदी है, और इससे थोड़े बहुत जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। इन जनरल ये कहा जाता है कि फिजिकल में न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, बट इससे एक दो ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, बट सारे ऑब्जेक्टिव मैं यहीं से करवा दूंगा आपको, है ना। देखो, हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर को किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, इसकी हम बात करते हैं। देखो, होता क्या है, इन जनरल यदि आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, तो मोर एंड मोर गैसेस के मॉलिक्यूल जो है डिसॉल्व होंगे, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं दोस्तों। हमने क्या करा, एक पिस्टन लिया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज करो हमने एक पिस्टन लिया। इस पिस्टन के अंदर हमने क्या करा, ये पिस्टन है हमारा, फ्रीली मूवेबल है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल थे। सपोज करो अभी ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल जितना इस सरफेस पे, पिस्टन के सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो जितना अंदर से प्रेशर लग रहा है ना, उतना ही ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये दोनों अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो पिस्टन क्या है अपना, स्टिल है, अभी मूव नहीं कर रहा। तो यानी कि प्रेशर जो अपना ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे से जो मॉलिक्यूल प्रेशर डाल रहा है ना कंटेनर पे, वो दोनों सेम ही है। बट सपोज करो मैंने इस पे वेट रख दिया, यदि मैं इस पे वेट रख दूंगा, सपोज मैंने इस पे एक दो ईंट उठा के रख दी, दो तीन पत्थर रख दिया उठा के, यहाँ पे मैंने ईंट उठा के रख दिया, दो ईंट उठा के रख दी मैंने, है ना। ये W1 वेट का था, ये W2 वेट का था।
तो क्या होगा, पिस्टन थोड़ा मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा, और पिस्टन मूव करते हुए कहां पर आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगा ना मूव करते हुए, है ना। पिस्टन थोड़ा नीचे मूव करेगा, दैट मीन्स अब जब पिस्टन नीचे मूव कर रहा है, दैट मीन्स मोर प्रेशर, ऊपर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, यदि ये लिक्विड था हमारा यहाँ पर, लिक्विड में क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे ना। ऊपर से आप क्या डाल रहे हो, फोर्स डाल रहे हो, तो मोर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लिक्विड के अंदर स्ट्राइक करेंगे ना। तो लिक्विड के अंदर यदि ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स यदि आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होनी चाहिए। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया, है ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे किस पे, लिक्विड पे, गैस के, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ज्यादा प्रेशर दैट मीन्स ज्यादा सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया। इसी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है, कि मैंने माना कि ये सिस्टम जो था एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में था, यानी कि जितना मॉलिक्यूल प्रेशर ऊपर था उतना ही प्रेशर नीचे था, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों क्या है, सेम है। मैंने क्या करा, इसमें वेट रख दिया। जब वेट रखूंगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना दोस्तों। तो दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्ट्राइक करेंगे ना। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। अभी बताया, आपको एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। तो दैट मीन्स यदि ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, कल बताया था मैंने कि क्रिस्टल फॉर्म होने स्टार्ट हो जाता है, तो जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो क्या होता है, कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। तो क्या होगा उससे, उससे ये होगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा स्ट्राइक करेंगे। तो क्या होगा, हमने क्या करा, जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज करा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं, अभी समझाया आपको, एक्सप्लेन किया, है ना। बहुत आसान टॉपिक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, एनसीईआरटी एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रखा है ना एनटेक्स्ट में, और आई थिंक 7 और 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स में, वो एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, है ना, कि आपको ये पूछे जाएंगे कि फाइंड दी सॉल्युबिलिटी, या फिर हाउ कैन यू। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक दो आते हैं, तो मैं आपको यहीं पे सारा करवा देता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू नो व्हाट हैपेंस टू गैस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट इज हीटेड। गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे या डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर। समझ में आ रहा है। और सॉल्यूशन को हीट करेंगे, तो यानी ये टेम्परेचर की सॉल दिखा रहा है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालेगा सॉल्युबिलिटी पे। तो क्या होता है दोस्तों, यदि आप क्या करोगे, जैसे ही आप गैस के मॉलिक्यूल को डालोगे और हीट करोगे तो बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बबल्स फॉर्म हो जाएंगे वाटर के अंदर। इसका मतलब क्या है, गैस क्या कर रहा है, अभी बाहर निकलना चाह रहा है। वाटर में बबल्स, आप हीट करो गैस के मॉलिक्यूल, आप हीट करोगे तो वाटर में बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म होने। यानी गैस का मॉलिक्यूल अब बाहर निकलना चाह रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है उसको, वो बाहर आजाद होना चाह रहा है, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। छोड़ो, उतना नहीं पता, तो एंट्रोपी के बारे में 11 में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो बाहर निकलना चाह रहा है वो, तो बाहर निकलना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस यदि टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा तो गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी फ्रॉम द लिक्विड क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैस के मॉलिक्यूल स्केप आउट हो जाते हैं, तो उनकी मॉलिक्यूल कम हो गए ना। यदि मॉलिक्यूल कम हो गए तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई ना। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या हुई दोस्तों, डिक्रीज हो गई। याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करा, प्रेशर इंक्रीज करा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करा। याद रहेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। याद रहेगा, है ना। ये एक डायग्राम है हर एक गैसियस का, है ना, क्या टेम्परेचर पे और सॉल्युबिलिटी पे होता है ना। देखो कुछ भी दे रखा है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोर बबली इफ स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यही रीजन है। क्वेश्चन है, व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब गैस को डिसॉल्व करोगे लिक्विड में तो हीट इवॉल्व होता है ना, हीट बाहर निकलती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। हमने क्या पढ़ा है, दो टाइप की हीट होती है, एक्सो एक एंडो। एक्सो का मतलब क्या होता है, हीट बाहर निकलना। एंडो का मतलब क्या होता है, हीट अंदर आना।
यानी जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो एंडो होगा, और जब हीट इवॉल्व होगा एक्सो होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हेनरीज लॉ का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। फॉर सीबीएसई स्टूडेंट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल क्वेश्चन बहुत चांसेज हैं 2024 बोर्ड में पूछने के हेनरीज लॉ से, है ना। तो गारंटीड आपको 2 साल 1 साल में अल्टरनेट पे पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया यहाँ पर। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। कोई नहीं, एक फॉर्मूला होगा उसी के अकॉर्डिंग ये डेराइव होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in a liquid और solution is directly proportional to the partial pressure of the gas present। कहने का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी? पार्शियल प्रेशर पे। और यहां पर हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? लिक्विड में, ये याद रखना। गैस क्या है मेरा? सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है मेरा? सॉल्वेंट है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? प्रेशर की होगी। किसके? पार्शियल प्रेशर के। और हमें तो पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? पार्शियल प्रेशर। ये तो हमने पढ़ा है ना। ठीक है, पढ़ा होगा कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। आपने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में ये पढ़ा होगा। यदि नहीं भी पढ़ा होगा तो क्या होता है इन जनरल? पार्शियल प्रेशर, है ना, इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, व्हिच पार्शियल प्रेशर इज गिवन। ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। तो आप इस बात को सोचो, सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन। समझ में आया? यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है? यदि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन, हियर एक्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, हियर एक्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यदि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होगा? आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट डालोगे। यहाँ पर के एच क्या है दोस्तों? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अभी ये ग्राफ है कि आपको टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे आपका क्या गिवन है? के एच की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, आपको बताना है। अभी ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है कुछ, है ना, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर के भी लिए मैंने यहाँ, तो उनसे मिलके मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। सिंस ये क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई ने बहुत बार पूछा हुआ है ना, एनसीईआरटी में के गिवन क्वेश्चन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनसीईआरटी क्या है अपना भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोको कोला, थम्स अप, जो भी पीते हो आप, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर सोडा वाटर लेते हो, है ना, उसमें CO2 डिसॉल्व होता है हाई प्रेशर पे। क्यों? है ना, CO2 क्यों डिसॉल्व करते हैं हाई प्रेशर पे? तो हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा था कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, यानी कि आप यदि प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो क्या होगा? हम सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करना है तो हमें प्रेशर तो डालना पड़ेगा। तभी जब आप पियोगे तो एक फ्रेशनेस आएगी ना, अरे मजा आ गया सर। वो मजा किससे आता है? हाई प्रेशर वाले गैस से। लो प्रेशर पे पियो। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को क्या करो? एकदम झाग निकाल दो उसका, है ना, हिला हिला के झाग निकालो। आप जैसे ही खोलोगे उसको, सारा प्रेशर खुश से बाहर निकल जाएगा। अब वो आपको शरबत लगेगा, मजा ही नहीं आएगा, है ना, गले में कुछ नहीं आएगा, ये क्या पिला दिया, ये तो ठंडा है। समझ में आया? ज्यादा हिलाओगे तो ठंडे हो जाओगे ना। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? आपको उस जो हाई प्रेशर पे ही पीना पड़ेगा। प्रेशर लूज करोगे तो ठंडे हो जाओगे, और ठंडे हो जाओगे तो समझ लो क्या होगा, मजा ही नहीं आएगा फिर। तो ये सॉलिबिलिटी कैसे इंक्रीज करोगे? जब आप हाई प्रेशर पे डालोगे तभी तो मजा आएगा, है ना। समझ रहे हो? ठीक है, आजा। स्कूबा डाइवर्स यानी कि जो गोता लगाते हैं, देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या किसी चैनल पे, वो
घूमते रहते हैं समंदर के नीचे, पता नहीं क्या मिलता है उनको, समझ में नहीं आता उनका। घूमते रहते हैं, वो पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के घूम रहे हैं। भाई जमीन पे घूम ले, पर ठीक है। तो ठीक, वो घूमते रहते हैं। अब वो उनके जो सिलेंडर में होता है ना, वो डिजॉल्व एटमॉस्फेरिक गैसेज होता है। क्वेश्चन क्या है? स्कूबा ड्राइवर्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व एटमॉस्फेरिक गैसेज इन ब्लड। क्यों होता है ऐसा? इसका मतलब है स्कूबा ड्राइवर्स क्या होते हैं, डीप इनटू द सीज आते हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर अंडर द वाटर हो जाता है, क्योंकि मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इनहेल्ड होती है। हाई प्रेशर आ गया तो ज्यादा गैसेज उन्होंने इनहेल्ड करी, तो उनके ब्लड के अंदर क्या हुआ, ज्यादा एटमॉस्फेरिक गैसेज आ गए, है ना? ठीक है। एक और क्वेश्चन है, व्हेन स्कूबा ड्राइवर्स कम्स टू द सरफेस experiences a medical conditions known as bends। याद रखना ये क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में है। bends which are painful and dangerous, why? ठीक है। अब देखो, कुआ ड्राइवर जब सरफेस पे आते हैं ना, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और उसके बाद डिजोल्व गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इससे क्या होता है, बबल्स की फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन की ब्लड के अंदर, और ये कैपिलरीज को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से बेंड्स होता है। समझो कैसे होता है। जब स्कूबा ड्राइवर्स समुद्र के अंदर था, तो प्रेशर ज्यादा था, तो गैस ज्यादा डिजोल्व हो रहे थे। समझना, एटमॉस्फेरिक गैसेस ब्लड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व क्यों थे, क्योंकि समुद्र के अंदर प्रेशर ज्यादा था। अब जैसे ही वो सरफेस पे आ गया तो प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम होने से सॉलिबिलिटी घट गई। अब सॉलिबिलिटी घटेगी, तो जो गैस डिसॉल्व हुए हैं वो तो बाहर निकलना चाहेंगे ना, कि भाई प्रेशर कम हो गया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, चल बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकलेंगे, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे तो बबल की फॉर्मेशन होगी, अभी बताया था। गैसेस स्केप आउट होंगे तो बबल्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होते हैं, किसमें, ब्लड के अंदर। ये क्या करती है, कैपिलरीज को ब्लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से एक कंडीशन होता है जो कहते हैं बेंड्स। समझ में आया? डाउट है? ये सब प्रेशर का गेम है। अंदर हाई प्रेशर था, बाहर लो प्रेशर हो गया, प्रेशर डिफरेंस आ गया। ठीक है। कुआ ड्राइवर्स जो सिलेंडर लेके जाते हैं अपने फीट पे, के अंदर क्या होता है, हीलियम होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। देखो हीलियम 11% है ना, 56% नाइट्रोजन गैसेज है, और अप्रोक्सीमेटली 32% क्या है अपना, ऑक्सीजन गैसेज होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल लिविंग एट हिल टॉप एट हायर एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस द कंडीशंस नोन एज एनोक्सिया। जो पहाड़ों पे रहते हैं ना, है ना, या फिर हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं ना, उनको एनोक्सिया होता है। वो क्या होता है सर? देखो, हाई अल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, किससे, ग्राउंड से, है ना, हाई अल्टीट्यूड पे। इसकी वजह से क्या होता है, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर क्या होता है, समझा, लो हो जाता है। समझो क्या कह रहा हूँ, हाई प्रेशर का मतलब हाई कंसेंट्रेशन, क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन क्या होगी, डिजोल्व होगी ब्लड के अंदर। बट जैसे ही लो प्रेशर हो जाएगा, तो लो प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन जो डिजोल्व हो रही थी ब्लड के अंदर, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा ना। ठीक है। ब्लड और टिश्यू के अंदर जो डिजोल्व हो रहा था वो घट जाएगा। इससे क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, और हम सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे, इनएबिलिटी टू थिंक। इसमें होती है क्लिम्बर, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो एनोक्सिया कहते हैं। समझो, यदि प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा गैस का, यानी प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, सॉल्युबल है। ठीक है, समझ में आया, ब्लड के अंदर या टिश्यू के अंदर। बट जैसे ही आप पहाड़ों पे जा रहे हो ऊपर, तो क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है। प्रेशर कम हो जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर या टिश्यू के अंदर क्या हो रही है, कम हो जा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वीकनेस आ जा रही है ना, या फिर आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हो। इसको एनोक्सिया कहते हैं। समझ में आया? ये सारा गेम प्रेशर का है। प्रेशर कम और ज्यादा करोगे ना तो प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो ये प्रेशर का ही गेम है। ठीक है। देखो, क्या हेनरीज लॉ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनते ही बनते हैं, यहाँ से बनेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विच इज मोर सॉल्युबल विथ राइज इन टेम्परेचर। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, NH4Cl लिया और NaCl लिया। कह रहा है कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है यदि मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा तो, है ना। तो देखो, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, इन जनरली ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए।
इसकी क्या होती है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। दैट मीन्स इसमें हीट क्या होती है ना, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है? अमोनियम क्लोराइड इन जनरल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आसान है। कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट, इसलिए वॉल्यूम है ना। देखो क्वेश्चन, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen gas exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for nitrogen is 76.48 किलो बार। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, हमारे पास N2 गैसेस है, हमारे पास N2 गैस है और इसका टेम्परेचर गिवन है। कह रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम भी गिवन है। पार्शियल प्रेशर गिवन है कितना, 0.987, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी गिवन है। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो गिवन डेटा जरूर लिखना, क्या क्या गिवन है सर। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है 0.987 बार, और KH की वैल्यू गिवन है 76.48 है ना किलो बार। मैं इसको बार में चेंज कर लूंगा, इनटू 1000 कर दूंगा इसको। तो यहाँ से जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 76,480। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। हमने क्या करा, x की वैल्यू कितनी है हमें पता है, P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। हम यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, प्रेशर डिवाइड बाय KH, क्या आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। x इज इक्वल टू P बाय KH, वेयर KH इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट, वही किया हमने, 0.987 डिवाइड बाय 76,480। इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आती है 1.29 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, अब मेरे को पूछ रहा है कि भाई एक बार बता, मोल्स कितने दे रखे हैं, वाटर मेरे पास कितना है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर, वाटर यदि 1 लीटर है, वाटर यदि 1 लीटर है तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। दैट मीन्स 1 लीटर 1000 लीटर की कितनी होगी मास, 1000 ग्राम हो जाएगी। नहीं समझ में आया, 1 ग्राम पर ml, 1 ml का कितना 1 ग्राम है, तो 1000 ml कितना होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा ना। सही है। वैसे भी भाई ये वॉल्यूम है, ये क्या है अपना डेंसिटी है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से मास निकल के आ जाएगा क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1 है और वॉल्यूम कितना है 1000 ml। तो यहाँ से मास निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, आ गया ना। अब 1000 ग्राम हमारा मास आ गया, तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स निकल के आ जाएगा मेरा, क्या निकल के आएगा दोस्तों, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या आया यहाँ पर 1000 ग्राम, और मोलर मास क्या है मेरा यहाँ पर H2O है मेरा। H2O का मतलब क्या होता है मोलर मास, 2 + 16 = 18। तो क्या हो गया ये 18, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55.55, 55.55 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने कैलकुलेट कर दिया आपके लिए, वहां मैंने डायरेक्टली लिखा था तो यहाँ कैलकुलेट करके मैंने बता दिया। तो इसीलिए यहाँ पर वाटर का मोल्स क्या लिखा मैंने 55.55। सेम है, अब आ गया। तो मेरे को पता है ना कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, वहां से मैं निकाल के ले आऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू N1 बाय N1 + N2। तो यहाँ से आपका यदि N1 इज वेरी वेरी लेस देन N2, दिस इंप्लाइज दैट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू N1 बाय N2 होगा। ये निकल के आ जाएगा। तो मैंने वही करा है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू N1 बाय N2 करा है। यहाँ से N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन इंटू N2 आ जाएगा। ये देखो मोल फ्रैक्शन इंटू N2 आ गया वैल्यू।
इतने मोल्स आ गए, मिली मोल्स के लिए इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1000 से, तो वो मिली मोल्स आ जाएंगे। मिली मोल्स कितने आएंगे, 0.716। आसान है, डाउट आया इसमें, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट का क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन तो आते ही आते हैं, तो कभी भी ये घबराना मत कि सर कैलकुलेशन ज्यादा आ रहा है, कैलकुलेशन आएगा ही आएगा, बट आप एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो लेक्चर को, पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि सर कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ, एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी। तो हर न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको बस रिवाइज करना है, उसको खुद से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जो मैंने आपको यहाँ बताया ना, आप उसको घर जाके बिना देखे करो, आप उसको घर पे बिना देखे करो, एक बार आप समझ लो, फिर खुद से बिना देखे करो, ठीक है, तो जाके ज्यादा बेटर है, आपकी प्रोग्रेस हो पाएगी। अच्छा, सॉल्वेंट लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से डिपेंड करता है किस किस एलिमेंट की property, है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप हेनरीज लॉ कांस्टेंट समझ में आ गया आपको, डाउट आया, ठीक है। अच्छा, हमने दो चीजें पढ़ी है, सॉलिबिलिटी एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लो। अगली क्लास में हम डाल्टन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, डाल्टन्स लॉ के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, रॉल्स लॉ पढ़ेंगे हम, रॉल्स लॉ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। रॉल्स लॉ के बारे में जानेंगे कि आखिर रॉल्स लॉ होता क्या है, और रॉल्स लॉ किस वजह से हम, के बाद हम आ जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, हम चारों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो 2 से 3 लेक्चर के अंदर ये, अभी छोटा छोटा मैं जानबूझ के लेक्चर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बिगनर है थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से, मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको यहीं पे करा रहा हूँ, आप भी हम मेरे साथ बने रहो, और इस न्यूमेरिकल को आप घर जाके रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, बनाने का देखो, है ना, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे, तो हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम उससे रिलेटेड रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।